इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 10वां लेक्चर। लगभग आज के लेक्चर के बाद कोलरास का नियम बचेगा। एक लेक्चर में ना हो पाएगा शायद, तो 2 लेक्चर। एक लेक्चर कोरोजन के लिए अलग से, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्षारण, और एक लेक्चर सेल के लिए। तो सेल शायद पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, पेपर में आएगा तो भी नहीं लिखना है, कॉम्पिटिशन हिसाब से वो बनता नहीं। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 10वां लेक्चर। फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ हम पढ़ चुके थे। आज हम कुछ और टर्म्स कंडक्टिविटी वाला देखना चाहते हैं। आज के लेक्चर में ही हम उसको समेटेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। कभी कभार क्वेश्चन 2-4% पूछ लिया जाता है। जैसे हमने फिजिक्स में इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था, और सेल वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, और वहां भी यही काम हुआ था कि 2 इलेक्ट्रोड्स यहां डूबे हुए थे, उनके बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। हमने कहा था कि यहां से इसको कनेक्ट करने के बाद जो चार्जेस यहां पे जो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज जब फ्लो करेंगे, तो चार्ज फ्लो में इलेक्ट्रोलाइट जो रुकावट पैदा करेगा वह इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L कहें और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड A कहें, तो जो R है आप जानते हैं कि लेंथ के सीधे प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिलाने के बाद R प्रोपोर्शनल टू L/A आया। R बराबर रो L/A आया। ठीक, रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा वो दिख रहा है कि लेंथ बढ़ेगा। यहां पे लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा आयनाइज होगी, ज्यादा आयंस उत्पन्न होंगे, उस हिसाब से, है ना। अच्छा, अब आप टर्म्स देखिए। आप चाहें तो अपने कॉपी में अलग अलग हेडिंग लगाएं। पहला टर्म आपको मैं दिखाऊंगा कंडक्टेंस का। ठीक है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इनवर्स ऑफ। जानते हैं रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा। इसलिए कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करेंगे। किसी किसी किताब में C से डिनोट किया है, पर हम लोग आज से G का यूज करेंगे। हमारा टर्म अलग ही होता है, आप जानते हैं। तो G इक्वल टू हम 1/R कहेंगे। ये आपको एक टर्म याद होना चाहिए। अच्छा, इसकी यूनिट ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को आप साइमन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स को साइमन भी कह सकते हैं, याद रखें। ठीक है, एक टर्म ले वो। अच्छा, L/A जो है, सेल कांस्टेंट नाम का एक टर्म होता है। वो होता है L/A। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। एक्चुअल में ये है क्या? रेजिस्टेंस अपॉन
रजिस्टिविटी, डिस्टेंस अपॉन रजिस्टिविटी। अगर इसके पहले मैं एक टर्म दूं रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी क्या है यहाँ पे, रो। आप फिजिक्स को पढ़े, क्या है रजिस्टिविटी, कैसे क्या है ना, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे और किसी चीज पे। रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो रो है रजिस्टिविटी, तो यहां से रो आप निकाल लोगे आर ए अपॉन एल, यहां से आप रो निकाल लोगे आर ए अपॉन एल। अच्छा यूनिट अगर देखें तो ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सेल के अंदर मीटर की तो बात करेंगे नहीं, इसलिए हम सीजीएस में ही लेके चले, ज्यादा ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट हम यहाँ सीजीएस में ही लेंगे, क्यों, बहुत छोटी बात है, मीटर में व्यक्त करना मूर्खता से कम नहीं है। तो आर के लिए तो ओम ही लिख दें और सेंटीमीटर, और या एसआई में आप लिखना चाहें तो ओम मीटर भी लिख सकते हैं, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, कुछ भी इसकी यूनिट कह सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार जो भी रहे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए होता है, तो होता क्या है, आर अपॉन, सेल कांस्टेंट क्या होता है, आर अपॉन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। अच्छा, रजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, याद हो, रजिस्टिविटी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एक ही चीज है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ये चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। सेल कांस्टेंट को हम सी से डिनोट करेंगे, एल अपॉन ए, ठीक है। या कि आर अपॉन, ठीक, एक ये टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक और टर्म मिलेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक, क्या लिखें, रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब ये सब टॉपिक ऐसे है ना, बोर्ड के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, कंपटीशन पे भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं, नेट लेवल पे तो बन ही जाते हैं, पर आदमी रटता है, पर आपको रटना नहीं है, पूरा कंक्लूजन यहीं से देना है, टर्म्स बस याद करने हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम के से डिनोट करेंगे, ठीक है, के से। ग्रीक शब्द है कप्पा, ठीक है, उसको कप्पा से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट कप्पा, और ये होती कितनी है, 1 अपॉन रो। अच्छा, 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो को क्या लिख सकते हैं, आर ए अपॉन एल। तो मतलब कप्पा को हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन आर ए, कप्पा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा, एल अपॉन ए सेल कांस्टेंट है, मतलब एक और चीज मिल गई, जो कप्पा है वो क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। एक ये भी फार्मूला आपको मिल जाएगा, अगर कभी जरूरत पड़े तो। याद नहीं करना है, नहीं याद है तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं याद है तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। आप क्या, कौन सी चीज क्या है वो आपसे बनना चाहिए, बाकी इन सब चीजों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डिफिनीशन समझना पड़ेगा, क्या है, कैसे है ना। पूछा जाता है सेल कांस्टेंट क्या है। अच्छा, सेल कांस्टेंट की यूनिट देखें, सेल कांस्टेंट की यूनिट देखें, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और एल का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, है ना, ठीक है। इसकी यूनिट देखें, इसकी यूनिट उल्टा है तो यहां इनवर्स लगा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स,
या कि आप मीटर में लिखना चाहें, O इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, ये सारी चीजें और नया कोई टर्म नहीं, इतने टर्म है जो, ठीक है, ये इतने टर्म है, इसी पे खेल होता है ना। कुछ भी डाटा देके, कोई भी डाटा देके कुछ भी पूछ लेगा, आप परेशान हो गए बिना मतलब। कोई यूनिट का खेल होता है, इसकी यूनिट क्या, उसकी यूनिट क्या, इसकी यूनिट क्या। ठीक है, लिख लीजिए, बढ़िया लिख लीजिए, है ना। पूरा बोर्ड के हिसाब से पूरा एक लेक्चर खत्म, एक दिन में इतने पढ़ाया जाता है, लिख लीजिए। तो आते हैं कंडक्टिविटी की तरफ। ठीक है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए पहले मोलर कंडक्टिविटी देख लेते हैं। आणविक चालकता, मोलर चालक, सॉरी मोलर चालक। ये क्या है? इट इज कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ VmL solution, VmL solution की कंडक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, उस सॉल्यूशन की विशेषता क्या है? कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन की विशेषता। ठीक, VmL इतना भी हो सकता है, मतलब जो सॉल्यूशन हमने भरा है, किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी वह चीज है कि उस सॉल्यूशन में कितने ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ज्यादा मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा कंडक्टिविटी ज्यादा मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? उसकी कंसंट्रेशन का, उसकी कंडक्टिविटी। देखें, हालांकि आगे आप पढ़ोगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटती है। इसके पीछे कारण है, गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसमें आयंस फ्लो करना आसान नहीं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या? सॉल्यूशन का गाढ़ापन। तो अगर गाढ़ा सॉल्यूशन है तो उसमें चार्ज फ्लो करने में दिक्कत ही आए, इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, खैर, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ VmL सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा m से इसको नोट करते हैं, और वो होता है कप्पा इंटू VmL। क्या होता है? कप्पा इंटू कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कप्पा निकालने के लिए डाटा दिया रहेगा या कि डायरेक्ट दे देगा। ज्यादा परेशान करना उद्देश्य होगा तो कप्पा भी निकलवा लेगा, कम परेशान करना उद्देश्य होगा तो दे देगा डायरेक्ट। यही है क्वेश्चन का टफनेस। ज्यादा टफ बनाना होगा तो ये भी निकलवा लेगा, आसान बनाना होगा तो दे देगा। यही है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा और अच्छे टर्म में ले आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोलरिटी जो होती है वो होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन V लीटर। 1 लीटर में कितने मोल है वो क्या है? मोलरिटी। इसको हम N इंटू 1000 अपॉन V ml लिखे, मिलीलीटर में चेंज किए हैं तो V मिलीलीटर अपॉन 1000 आया है, 1000 ऊपर चला गया। अच्छा, क्योंकि 1 मोल की बात करनी है,
कंडक्टिविटी किसकी निकाली जाती है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, क्योंकि n को हम क्या मान रहे हैं? 1 मोल। डिफिनेशन यही है कि VmL में 1 मोल, ठीक है। अगर VmL में 1 मोल मिला दिया जाए तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो पोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो यानी वो 1 मोल लिखने पे जो m आएगा वो आएगा 1000/V मिलीलीटर, ठीक है। तब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लैम्डा मोलर निकाल पाओगे, कप्पा तो कप्पा ही रहेगा, इंटू 1000/। अच्छा, यहां से आप VmL निकाल लोगे, यहां से आप VmL निकाल लोगे 1000/मोलर, ठीक, 1000/मोलर। बढ़िया। ये क्या क्या के क्या हो गया? के क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लैम्डा एम क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन हो गई? आपसे प्रूव करवाने के लिए पूछ सकता है। अच्छा, अगर स्पेसिफिक शब्द ना जोड़े, कंडक्टिविटी लिख दे चलेगा, पर यूनिट में अंतर आ जाएगा। देखिए, जितनी कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं ना, कंडक्टेंस कहो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो, उत्साह में अभी कह देता है, लिख भी देता है, कहे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंडक्टेंस लिख दिया तो आप ये ना मान लो कि जी को कह रहा है, आप यूनिट पे जरूर एक बार झांक लो, ठीक है। जी वाले कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? सिर्फ ओम इनवर्स, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये अंतर है। तो कंडक्टेंस के जो वैल्यू दिया गया है उसके आगे यूनिट क्या लिखा है वो डिपेंड करेगा कि वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है या सिर्फ कंडक्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। बात समझ रहे? केवल कंडक्टेंस कह देने मात्र से, जैसे नॉर्मली कह दिया कि आप मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में रिलेशन डिवाइड कीजिए, आप जानते हैं कि वो कौन सा कंडक्टेंस है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो कहे ना कहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आपके पास रिलेशन केवल है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो कप्पा इक्वल टू जो भी है आपके पास रिलेशन है वहां से 1/r लेके आए और 1/r का रिलेशन दे, लेकिन वहां तक नहीं जाना है आपको, यही रिलेशन है, ठीक है। चलिए, ये एक बढ़िया चीज हो गई, मोलर कंडक्टिविटी इतनी ही, ठीक है। आप देखो यहां से देखो, मोलरिटी बढ़ाओगे, मोलरिटी बढ़ाओगे का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मोलरिटी बढ़ाने का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने का मतलब क्या? कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। दिख गया स्पष्ट, ठीक है। पूछ दिया जाता है, बताइए कंसंट्रेशन बढ़ाने से। अब कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब समझे में ना आए जिसके, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओ। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से इनडायरेक्टली क्या बढ़ा? मोलरिटी बढ़ी, और मोलरिटी बढ़ने से फिर कंडक्टिविटी घट जाए। मोलर कंडक्टिविटी घटती है ना, आप लिख लोगे सही। एम इंक्रीज तो लैम्डा एम डिक्रीज, ठीक है। मोलरिटी बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है, लिख लीजिए। तो दूसरी क्या थी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू से डिनोट करेंगे इसे, लैम्डा ई क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्या है? इट इज कंडक्ट, वही चीज है जो पुरानी चीज। इट इज कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टिविटी ऑफ VmL सोल्यूशन। एक बार फिर से, यह भी VmL सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है, वह भी VmL सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है। उसकी विशेषता थी कि वह सोल्यूशन क्या कंटेन किया हुआ था? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करेगा? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल इक्विवेलेंट, 1 नॉर्मल लिख दें। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 नॉर्मल, पढ़े ना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 नॉर्मल, नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है। तो 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चाहे 1 नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट,
1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मली होता है ना, ठीक। या भी अगर हम लैम्डा इक्यू की बात करें, लैम्डा इक्यू की बात करें तो लैम्डा इक्यू क्या हो जाएगा, एक बार फिर से के इंटू वी एम एल। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है? इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल, और यहां क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, अपॉन वी लीटर, है ये। तो n इक्वल टू ई को तो ई ही रहने दें और v को हम v ml लिख दें और इंटू 1000 कर दें, वही चीज। अब क्योंकि हमारी डिफिनीशन है कि ग्राम इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1 नॉर्मल 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बात एक ही, ठीक है। तो नॉर्मल हो जाएगा 1/1000, सॉरी 1000 बटा वी ml। तो यहां से आप वी ml निकाल लोगे 1000 बटा नॉर्मलिटी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब वी ml की वैल्यू रखो, तो जो लैम्डा इक्विवेलेंट मिलेगा के इंटू 1000 बटा नॉर्मल। अब अगर आपसे नॉर्मलिटी निकालते बनती है तो आप इस पर खूब धुआंधार कमेंट करोगे, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होती है, वो नॉर्मलिटी क्या है, क्या है नॉर्मलिटी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन जो भी है वी एम एल, यही है ना नॉर्मलिटी। अगर आप भूल रहे हो तो मैं लिख देता हूं, नॉर्मलिटी क्या है, मोलर मास, नहीं सॉरी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वी, यही होती थी नॉर्मलिटी। अगर आपको याद है 11th क्लास वाली से, 12वीं में भी है, सभी सब पढ़े होंगे नए। अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, क्या है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा वैलेंसी फैक्टर क्या है, नॉर्मली आपको जो यहां पे पढ़ाया जा रहा है वो चार्ज, क्या है चार्ज, टोटल चार्ज ऑन, चाहे एनायन कहे दो चाहे केटायन कहे, ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज बैलेंस होगा ना, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन एनायंस या कि केटायंस, ठीक है। नॉर्मली एनायंस ही कहा जाता है पर मैं केटायंस भी लिख दिया, ठीक है। अब बहुत टफ क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो पहले आपसे नॉर्मलिटी निकलवाएगा, उसी क्वेश्चन में आपसे कप्पा भी निकलवा लेगा और फाइनल पूछेगा लैम्डा इक्यू, लगा 1.5 पेज का सवाल। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप डर गए क्वेश्चन देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, है ना। आप अपने कॉन्सेप्ट मजबूत रखो, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा रुकिए, यूनिट इसकी निकाल सकते हैं अगर लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट, क्योंकि उसकी यूनिट हम नहीं निकाल पाए थे, उसकी यूनिट भी हम बता दूंगा। कप्पा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब और लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मिलीलीटर को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो 1000 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। मतलब ये लिखोगे आप, मतलब 1 ml में 1 सेंटीमीटर उल्टा करें, ठीक है। अब अपान नॉर्मल, ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मल इनवर्स, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। अच्छा पुराने वाली की यूनिट
जो मोलर कंडक्टिविटी थी यहां यहां लिखा है, जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट थी वो यही रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो रहेगा, क्योंकि वहां मोलरिटी थी या नॉर्मलिटी में फर्क केवल इतना ही है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल इनवर्स को आप इक्विवेलेंट इनवर्स भी कह सकते हो, तो अगर नॉर्मल इनवर्स ना लिखा रहे, इक्विवेलेंट इनवर्स लिखा रहे, तो वो भी सत्य है, ठीक है। लेकिन यूनिट्स का ही तो खेल रहेगा, आप जानोगे कि क्या है, ठीक है, ठीक, लिखो। अच्छा, दोनों प्रकार की कंडक्टिविटी में अगर हम रिलेशन देखना चाहें, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आप याद रखेंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैलेंसी फैक्टर बस का दिक्कत करती है, ठीक है। केवल ये क्या जाएगा, वैलेंसी फैक्टर, कहीं कहीं वैलेंसी फैक्टर को चाहे आप n से डिनोट कर दो, चाहे x से डिनोट कर दो, चाहे जहां से कर दो, इसलिए मैं कहां से डिनोट करूं, केवल वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना आसान है, क्योंकि मोलरिटी निकालना है जब थोड़ा आसान तो है नॉर्मलिटी निकालने की अपेक्षा, तो आप मोलरिटी निकाल के ये वाला रिलेशन दे दीजिए, तो ये रिलेशन आपको काम में आएगा, ठीक है। ये आया कैसे है, दोनों का फार्मूला है आपके पास, है ना। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि लेमडा एम जो आया था वो आया था 1000 इंटू के, कप्पा इंटू 1000 बटा मोलर टी। जो लेमडा इक्विवेलेंट आया था वो आया था कप्पा इंटू 1000 बटा नॉर्मल टी, ठीक है। दोनों को अगर आप 1000 इंटू कप्पा लेके अलग हो जाओ, तो लेमडा एम इंटू मोलरिटी इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट इंटू नॉर्मलिटी, बोलो ठीक। एक रिलेशन भी आप अपने पास रख सकते हो। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में फर्क किस चीज का आता है, इक्विवेलेंट वेट का ही तो आता है। इक्विवेलेंट वेट और उस वाले वेट में क्या फर्क है, केवल नीचे वैलेंसी फैक्टर आता है, उसी का तो फर्क है भाई। अगर आप मोलरिटी लिखो तो वो क्या है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी लीटर। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो लेमडा एम इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी लीटर इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इसको क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अपान में वी लीटर यहां पे रहेगा, ठीक है। यही तो होता है, वी लीटर कट गए, तो क्या बचा, लेमडा एम इंटू एन, लेमडा एम इंटू एन। अच्छा, यहां पे ये वाला लेमडा यूज नहीं होता, सॉरी, यहां पे ये यूज होता है। हर जगह आप सुधारे, हर जगह सुधारे, अभी मुझे तुरंत ध्यान आया, जोश में फिजिक्स का आदमी हूं इसलिए लिख दिया था। यहाँ पे ये वाला लेमडा यूज होता है हर जगह, हर जगह। माठा हो गया, जहां जहां मैंने यूज किया है वहां पे आप ये यूज करोगे, ठीक है। ये वाला लेमडा यूज करोगे हर जगह, ठीक, हर जगह, नहीं वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है, वो वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक। आप ये वाला लेमडा ये वाला यूज करना, ठीक है, इसे लेमडा ही है। तो ये हो जाएगा इनटू, अच्छा इसको हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, मोल को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया यार, इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट इनटू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है।
यहां से मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट भी कटेगा। हाँ देखो ध्यान से देखो, नीचे बैलेंसिंग वेक्टर आ जाएगा, वही तो आ रहा है, वही तो रिलेशन था वहां पे। ठीक है, तो रिलेशन था वहां पे, तो वो वहां से प्रूव कर लोगे। मतलब अब क्या लिखे हैं, ठीक है, कट जाएगा, ये वो कट जाएगा। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से। मतलब ये तो मैं दिखा रहा था, इसको ना लिखो कॉपी में, सबको लिखने की जरूरत नहीं, इनको ना लिखो, इसको ना लिखो। आप यहाँ पे रिलेशन छोड़ दीजिए, तो बताने ही नहीं था, है ना। आप यहाँ पे रिलेशन छोड़ दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलर टी बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू ना। ये रिलेशन आप याद रखिए। एक ये वाला याद रख लीजिए, मोलरिटी नॉलिटी में टर्म है, एक ये वाला याद रख लीजिए बस। बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, काम बन जाए। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूं कि एक सेल है जिसकी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स जो है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन अ सेल। अब सेल कैसा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है कि कैसा सेल, हम चाहिए मतलब वो देखा। ठीक है, वो है 20 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो एरिया को कह देते हैं। ठीक है, एरिया को 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। और रेजिस्टेंस मैं कह देता हूं कि मान लो 10 ओम का है। मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सेल कांस्टेंट, पहला चीज। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, आप जानते हैं इस टर्म में एल अपॉन ए। तो एल आपको दिया है क्या? हाँ दिया है। एल क्या होता है सेल में, इलेक्ट्रोड्स की जिसकी दूरी, तो 20 सेंटीमीटर ये, और ए दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर ये सेल कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक, दूसरा चीज मैं आपसे कंडक्टेंस पूछ सकता हूं। सिर्फ कंडक्टेंस अगर पूछा गया है, और यूनिट आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या कैसा हुआ है ना। तो कंडक्टेंस एक्चुअली में मोलर कंडक्टेंस अगर लिख दे तो मान लीजिए जी वाला है, फिर पक्का। अगर मोलर कंडक्टेंस लिख दिया, क्या लिख दिया, मोलर कंडक्टेंस, ये मान लीजिए कि जी है। ठीक है, और सिर्फ कंडक्टेंस लिखा तो फिर संशय है, मोलर की स्पेसिफिक। ठीक है, फिर यूनिट पे खेल आएगा। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, 1/r। तो आर आपको दिया है, कितना दिया है, 10, आर दिया 10, 0.1 ओम इनवर्स का ये आपको मोलर कंडक्टेंस में। हम तीसरी चीज आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ सकते हैं, आपसे हम रेजिस्टिविटी पूछ सकते हैं, आपसे रेजिस्टिविटी पूछ सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर दिया है आपको 10, ए दिया है आपको 25, और ये दिया है 20। ठीक है, कितना आ गया, 12.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर, सॉरी ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ठीक, ये रो आ गया। चौथी चीज आपसे पूछा जा सकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना जाएगा, 1/12.5। ठीक है, तो लगभग ये मान लीजिए कि 8.5 के आसपास। ठीक है, 8.5 मान। ठीक है,
ठीक, कितना आ गया 8। 8 पूरा पूरा आया क्या? 8 पूरा पूरा आया? इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 भी आया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 भी आया। ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ये हमने ऊपर नीचे सब को गुणा किया तब तो जाके वो 8 हुआ, 12.5 8 100। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इतने डाटा से हमने ये सब कुछ निकाल लिया। अगर यहीं पे कंसंट्रेशन का टर्म दे दे, हाँ, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में लिख दिया होता डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इन अ सेल इज 20 सेंटीमीटर, एरिया इतना चीज दे दिया था। ठीक है, और यहां पे लिख देता कि सेल इज कंटेनिंग 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। सेल में क्या भरा है? 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। अब मैं यहां से दो चीज और पूछ सकता हूं। क्या क्या? पहली बात, मैं आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकता हूं। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए मोलरिटी चाहिए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मलिटी दिया है तो नॉर्मलिटी से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इसको निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? अच्छा, के क्या है? के क्या है? यही कप्पा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से तो क्या होता है? कप्पा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना यहाँ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा इंटू 1000 बटा नॉर्मेट। यही है लैम्डा इक्यू। तो कप्पा के स्थान पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दिया, इसको 10 टू द पावर 3 लिखा ही था, और नॉर्मेलिटी क्या थी? 0.5। ठीक है, तो कितना आ गया? 800 बटा 5, 160। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आई थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मल इनवर्स, इसकी यूनिट आई थी। अच्छा, अब ये आ गए तो आप ये निकाल सकते हैं। कैसे? लेम्डा एम इक्वल टू लेम्डा इक्यू अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, अब समस्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है? यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं दिया है, तो मान लो जो भी एलिमेंट देता है ना, जैसे सेल इज कंटेनिंग 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ मान लो AlCl3। ठीक है, क्या कह दिया? AlCl3, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया। तो अब वैलेंसी फैक्टर 3 आ गया वहां, चाहे 3Al पॉजिटिव पे जाओ तो 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे Al3 पॉजिटिव पे जाओ चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3Cl नेगेटिव पे जाओ तो 3 इलेक्ट्रॉन। 3 चार्ज की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, जो वहां पे पड़े थे निकालते समय, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं वही तो यहाँ भी। ठीक है, क्यों क्या निकाल रहे थे? वहां से एयर निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे यार? डेल्टा जी। ठीक है, तो लैम्डा यहां से निकल जाएगा डेल्टा लैम्डा इक्यू। बाद में ये वाला लैम्डा लिखता हूं और आप ये वाला लैम्डा लिखेंगे, हालांकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लैम्डा इक्यू आया था 160, वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, ये आ गया 53 पॉइंट। ठीक है, इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं होनी चाहिए, निकालते आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, निकाल लोगे इस क्वेश्चन को, निकाल लेना चाहिए। ठीक है,
मिटाओ मिटाओ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप खूब बढ़िया निकालो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और आप निकालते रहोगे। जैसे बेरियम क्लोराइड के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब आप अपने से निकाल लोगे। मैं क्या कह रहा हूं, 1 ग्राम BaCl2 है, 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, 1 ग्राम BaCl2 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस चीज से, आप जो मनो निकालिए, आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको BaCl2 दिया है तो आपको वैलेंसी वेक्टर भी पता है, 2 आ रहा है, दिख ही रहा है वैलेंसी वेक्टर इसका, तो आप वहां से नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो, है ना। तो नॉर्मलिटी निकालते ही आप तो सब कुछ निकाल लो। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दे रहा हूं कि रेजिस्टेंस जो है, अगर ये जो सेल बना है वो 100 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मैं ये भी कह दिया। चलो 100 ओम का रेजिस्टेंस भी ऑफर करवा दिया। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो देखते हैं इस केवल इतने डाटा से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इतने डाटा से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला चीज, आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, कितना, 1 ग्राम। अच्छा, बेरियम का कितना होता है, क्लोरीन का तो 35 कितना होता है, 35.5, 35.5, 71, 137। बेरियम का हो जाता है, बेरियम का है 137 और क्लोरीन का है 35.5। ठीक, बेरियम का एटॉमिक मास मैंने लिख लिया है 137 और क्लोरीन का जो है वो 35.5। ठीक है, यार याद था मुझे ना, याद दिया था कि BaCl2 का 208 होता है, इतना याद था। तो क्लोरीन का इतना, मतलब आप परेशान हो, दिए रहेगा, वो दिया रहेगा। आप वो ये नहीं जानना चाह रहा है कि आपसे बेरियम का एटॉमिक मास बनता है कि नहीं, वो किसी से नहीं बनता। मतलब पढ़ाने वालों को याद हो जाता है, बाकी बच्चों को इतना जल्दी नहीं याद होता कि बेरियम का मास याद करते बैठे ना, इतना टाइम है किसी के पास, वो दे देगा। ठीक है, ये दिया था, आया हुआ क्वेश्चन, पर वो पूछा कुछ स्पेसिफिक चीज पूछा था, वो लैम्डा इक्यू पूछा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पूछा था, दोनों एक साथ पूछा था। तो उनको निकालने के लिए आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा वो मैं बता रहा हूं, है ना। मैं या कि नॉर्मली डायरेक्ट मैं पूछ लेता हूं, फाइंड लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम, दो चीज मैं यहाँ पे पूछा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप मोलरिटी निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लैम्डा एम के लिए आपको मोलरिटी की जरूरत पड़ने वाली है। मोलरिटी क्या है, 1 ग्राम बटे 208 BaCl2 208 होता है, याद रखिएगा। 1 ग्राम तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 था कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml। 200 सेंटीमीटर क्यूब का सीधे मतलब क्या है, 200 ml, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। ठीक, तो यहां से हम निकाल पाएंगे m कितना आ गया, 5/208। ठीक है, ये मोलरिटी आ गई है। आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे, नॉर्मलिटी के लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे आप निकालोगे भाई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, जो मोलर मास कितना है 208 बटा वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे पता चला, BaCl2 तो Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो 2 चाहे यहां देख लो चाहे 2 यहां भी दो, वैलेंसी फैक्टर ये हो गया। ठीक, ये 104 आ गया। अब निकालते हैं नॉर्मलिटी कितना,
नॉर्मलिटी कितना, वहां पे मोल था, यहाँ पे वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो 1 ग्राम बटा 104, यही तो है इक्विवेलेंट वेट ही तो है, यहाँ पे रखते हैं। वहां पे जो कहाँ गया, अरे हाँ, वहां 208 रखते थे पूरा पूरा, यहाँ इक्विवेलेंट वेट रखते हैं, यही ना फर्क है। इंटू ये कितना 1000 बटा ये कितना 200, एक बार ये कितना है 5/10, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलिए दोनों चीज जरूर जब पड़ेगी तब। अच्छा एक चीज बस की अब कमी दिख रही है, केवल कप्पा की दिख रही है। कप्पा है क्या भाई, L/, ठीक नहीं है, ये सिर्फ कप्पा क्या है 1/ρ। कप्पा और चाहिए, तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, कप्पा। और रो क्या होता है, RA/L, RA/L। अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज और देना चाहिए, मतलब सेल कांस्टेंट देना चाहिए उसको, सेल कांस्टेंट दे देगा तो अपना काम निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। सेल कांस्टेंट दिया भी था, है ना, क्या दिया था, सेल कांस्टेंट दिया था इस क्वेश्चन में, सेल कांस्टेंट और दिया था, ठीक है। सेल कांस्टेंट जो था वो था 0.005, ठीक ठीक है, सेल कांस्टेंट वो था 0.005 यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। तो यहां से क्या निकल जाएगा, L/A हो जाएगा, तो ऊपर में सेल कांस्टेंट लिख दूं पूरा पूरा अपन, क्योंकि L/A हो जाएगा, है ना। तो सेल कांस्टेंट कितना था 0.005, और रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस कितना था 100, रेजिस्टेंस कितना था 100, ठीक है। ये कितना आ गया 5 × 10⁻⁵, 3 2 5, 5 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर के आ गया, ठीक है, क्या आ गया। अब आप निकाल सकते हो जो पूछा, मतलब इन दो चीजों के लिए आपको यहां से गुजरना पड़ेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि नीट में क्वेश्चन पूछे, केवल यही बस कर पाओगे फिर। चलिए अब आते हैं मुद्दे, लैम्डा इक्यू क्या होता है, K × 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो कप्पा कितना आया 5 × 10⁻⁻5 × 10⁻3, ये है ही, और नॉर्मलिटी कितना आई थी 5/10, 5 5 कटा 104 ऊपर पहुंचा, 104 × 10⁻⁻2 1.0 लो बढ़िया आ गया आंसर, ठीक है 1.04। क्या है इसकी यूनिट, क्या है भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लैम्डा इक्यू निकल गया, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए किसका, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो लैम्डा एम क्या है, लैम्डा इक्यू अपॉन वैलेंसी फैक्टर, 1.04 अपॉन वैलेंसी फैक्टर यहाँ कितना है 2, कितना आ गया 0.52। इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन, बन जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। कंप्रेसर का इफेक्ट क्या होता है, क्या कैसे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है वो तो आप देखिए, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी, मतलब पूछा जाता है कि बताइए मोलर कंडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो कंडक्टेंस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर ही देगी, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर देगी, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, 3 चीज पर। फैक्टर्स
अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहला चीज जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब हम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, आप अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, स्वाभाविक सी बात, ठीक है। दूसरा चीज मैं कंसंट्रेशन कह देता हूं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, बोर्ड में आएगा तो आप खूब बढ़िया विधि विधान से लिखोगे इसको, बढ़ाने के लिए होता है वैसे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, कारण क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, और ज्यादा विस्कस है तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। तीसरा चीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों, एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ पर जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो मूवमेंट ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन तेज जाएंगे और कंडक्टिविटी ज्यादा, ठीक, तीन चीज, ठीक है ना। अच्छा, ये बातें उस चीज पे भी डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रांग या कि वीक, ठीक है। स्ट्रांग या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आधार पे ही ये डिपेंड करता है। जैसे मैं एक लाइन बता रहा हूं, उसको आप उसी तरह याद रखिएगा, कभी कभार अगर मान लो पूछ कि अगर लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन, लेमडा वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, कैसे होता है, क्यों होता है, उस बात पे आप नहीं जाओ, ठीक है। इसी तरह ये लाइन याद रखोगे, ठीक, ठीक है। लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और अंडर रूट सी क्या है, मतलब सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। लेमडा और अंडर रूट सी का ग्राफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा प्योर स्ट्रेट लाइन। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप सी के साथ देखो तो सी के साथ तो स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर दिक्कत हो, तब तो आपको पैराबोला ही मिलेगा, यहां भी वहां भी, ठीक है। इसलिए हम अंडर रूट सी के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर आता है, अगर ये ऐसा है तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है बस। तो इस लाइन की डिफिनीशन अगर आप मैथमेटिकली देखो तो इस लाइन और इस लाइन में बहुत ज्यादा मैथमेटिकली अंतर नहीं है, और सी का जैसे ही स्क्वायर करोगे, अगर आप सी के साथ रिलेशन देखना चाहोगे तो दोनों ग्राफ में पैराबोला ही आए, ठीक है। इसलिए आप अंडर रूट सी के साथ रिलेशन देखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के उदाहरण आप जानते हैं, जैसे आप मान लीजिए KCl हो गया, NaCl हो गया, इस तरह से, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3C डबल हो या छो गया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HC डबल हो या छो गया, ठीक है, ये सब, हाँ? यद्यपि फिनाल भी, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन ये नहीं होता, नॉट स्ट्रेट लाइन, क्या होता है ये मैं नहीं जानता, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसे कुछ आता है, मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे मैं बनाऊं, यहाँ नहीं बनाता है, यहाँ देखिए, हाँ, अगर बनाऊं यहाँ अंडर रूट सी रखूं, यहाँ लैम्डा एम रखूं, तो ऐसे कुछ आता है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, ये KCl के लिए होता है, और ऐसे करके कुछ ऐसे ये ग्राफ आता है, वो CH3C डबल OH के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आता है,
ठीक है, बताया भी नहीं जाता लगभग। ठीक है, तो अच्छा, अगर कंसंट्रेशन घटाते जाए तो कंसंट्रेशन घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें से आयन ही खत्म कर दो, आयन खत्म कर दोगे तो कंडक्ट कौन करेगा, है ना। अति नहीं होनी चाहिए कहीं भी, एक निश्चित समय के बाद फिर कंडक्टिविटी घटने भी लगती है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कंडक्टिविटी बढ़ाने से क्या लगातार कंसंट्रेशन बढ़ाने से लगातार कंडक्टिविटी बढ़ती है, नहीं, एक निश्चित समय तक। ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन घटाते 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 आयन ही खत्म, ठीक है। पर व्यवहारिक रूप से कार्नोट इंजन की तरह ये कहा जाता है कि कंसंट्रेशन घटाते 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 एक ऐसा समय आएगा जब उसमें आयन नहीं बचेंगे और कंसंट्रेशन शून्य हो जाएगी। उस स्थिति पे जो कंडक्टिविटी होगी उसे कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसे क्या कहेंगे, उस स्थिति क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन कम करना क्या है, डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन कम करोगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर आप कंसंट्रेशन कम करते जाओ, डाइल्यूट करते जाओ सोल्यूशन को, डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या जिंदगी भर बढ़ेगी? नहीं, एक निश्चित समय बाद फिर घटने लगे, क्योंकि आयन से नहीं जाएंगे तो मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक जब इतना डाइल्यूट कर दो, एक ऐसी पोजीशन जब डाइल्यूट करते करते कंडक्टिव, उसका क्या कहते हैं, क्या कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, डाइल्यूट करते करते उसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, उस स्थिति को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? और उस स्थिति की जो कंडक्टिविटी होगी उसे क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी कितना जो भी होगी देखेंगे, कोलरास का नियम इसीलिए। खैर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन कितना, जीरो। कंसंट्रेशन जीरो पर कंडक्टिविटी निकालने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकालने में है कोलरास का नियम। कल आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।